तो दोस्तों, हम लोग ज़िंदगी के सफ़र में मैं अपनी ज़िंदगी की जर्नी की जो सच्चाई है उसको बयां करते करते आज हम शायद 12वें पार्ट पे। दोस्तों, इस जर्नी में जो जो चीज़ें मेरे से हुई, मैंने जो जो गलतियां की, उन सबको मैंने बहुत अच्छे से रीड किया और उसको लिखा। और मैंने बहुत लेट उन चीज़ों को रीड किया क्योंकि मैंने शायद अपने से अक्लमंद, और मैं शायद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मुझे मिला भी नहीं जो मुझे समझाने के लिए जिसने मुझे कोशिश की हो। तो मेरे को जब खुद से मैंने किताबें पढ़ी, बुक्स पढ़ी, जब मैं लोगों के बारे में पढ़ने लगा और मेरी पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, तो मैंने जब चीज़ों को पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे, मतलब जो इस दुनिया के अंदर जिस जो भी होता है उसके जिम्मेदार हम होते हैं। अगर हम अपनी हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है, कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो अच्छा घटित हो रहा है, बुरा घटित हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम होते हैं। आप चेक कर लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को उठाइए, आप देखिए हम लोग उससे बचते कैसे, हम उसे दूसरों पे डाल देते हैं। या फिर सबसे आसान इस दुनिया का, मतलब इस हिंदुस्तान का सबसे आसान वर्ड है भाई, भगवान को ऐसा मंजूर था। मतलब कुछ नहीं मिला तो उसके ऊपर थोप दिया जो इस दुनिया में है ही नहीं। सब आपकी सोच के हिसाब से सब चीज बैलेंस्ड होती हैं। आप सोच के देखिए, आप सोचिए कि मैंने जो चीज आप दिल से करने की कोशिश करते हो वो तो हो जाता है, जिसमें आप ना नुखर करते हो वो चीज कभी हो ही नहीं पाती है। मुसीबतों में आदमी घिर जाता है, घबरा जाता है, उसका लांछन दूसरों पे लगाने लग जाता है, दूसरों को वो उसका जिम्मेदार ठहराने लग जाता है। तो वो उस चीज़ को ठीक ही कैसे कर सकता। मुझे बहुत सालों बाद, मतलब 50-51 साल की एज के बाद ये चीज़ समझ में आई कि मुझसे ये सारी गलतियों का हकदार मैं था, तो उसका परिणाम भी मुझे ही मिलेगा। जब से मैंने उस चीज़ को सोचना चालू किया, शायद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती जा रही हैं। आज कुछ हो या ना हो मेरे पास, लेकिन मेरी सोच बहुत पॉजिटिव है। मतलब कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब मैं इस समय घबराता नहीं हूँ। और एक समय में मैं छोटी छोटी बातों पे घबराया जा करता था क्योंकि मैं डर के साए में जीता था। इसलिए दोस्तों, इस दुनिया में डर का साया तो होना ही नहीं चाहिए। और दोस्तों, मैं एक और बात आपसे इस वीडियो में जिक्र करना चाहूंगा। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपनी नजर इधर उधर सब जगह रखता है। मतलब वो कितना कमा रहा है, उसके घर में क्या आया है, वो क्या कर रहा है, उसका बेटा मेरे बेटे से बेटर क्यों है, उसकी बीवी मेरे से सुंदर क्यों है। मतलब इधर उधर नजर रखता है। अपने आप पे फोकस्ड रहना चाहिए क्योंकि जो, अगर किसी के पास ज्यादा है वो आपको दे नहीं देगा, किसी के पास कम है आप उसको दे नहीं आओगे। अगर जो आपकी डेस्टिनी है, मतलब जो आपके साथ जो आपका बेटा आपके साथ आया, उसकी अपनी दिनचर्या, वो अपनी लाइफ को जिएगा। आप पहले अपनी लाइफ तो सेट कीजिए, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, आप अपनी जिंदगी तो जिए। बहुत सारे लोग अपने पास्ट को इतना कैरी कर लेते हैं कि उसका वजन इतना होता है, कि बोझ इतना होता है कि वो आगे चल ही नहीं पाते, तो आगे कहाँ बढ़ोगे आप। और बहुत से लोग फ्यूचर से इतना डर रहे होते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा, जो आया ही नहीं उससे क्या डर। प्रेजेंट में जियो, आज हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हर चीज को एक मजे की तरह जियो तो देखो कितना अच्छा लगेगा। हर बुराई में अच्छाई ढूंढो तो कितना अच्छा। कहना बहुत आसान होता है, जिन जो लोग जो मेरे दोस्त इस समय बहुत परेशानियों में बीत रहे होंगे, उन्हें ये सब बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों इससे निकलने का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अब ये घड़ी चलती है, 12 बजे आती है तो टॉप पे होती है, उस समय आदमी बहुत गुरूर पे होता है, और जब वो नीचे आती है सुई की डंडियां, जब उसी तरह जिंदगी जब नीचे आती है तो बहुत घबराता है, डरता है, परेशान होता है, यार ये क्या होगा मेरी जिंदगी में। अगर वो वहां सबर कर ले तो सुई फिर ऊपर जाएगी। तो ऐसे ही लाइफ है। मैं जिंदगी में 2 बार फेल हुआ, तो क्या उस पास होने की गारंटी खत्म हो गई। ऐसे तो एडिशन ने बल्ब बनाया, वो 99 बार फेल हुआ, 100 बार फेल हुआ, 105 बार फेल हुआ, लेकिन उसने फिर भी बल्ब बनाया, वो लगा रहा, लोग उस पर हंसते रहे, है ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी लाइफ है। दुनिया की परवाह मत करो, और इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा जलील होगा वही सबसे ज्यादा कामयाब होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी के सफर का 12वां पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दोस्तों बताया था कि मैं कैसे कर्जे के दलदल में फंसता रहा और बैंक से मेरे क्या वो हुए, और मैं कैसे
अपने बीवी बच्चों को लेके चला गया 5-7 दिन के लिए, अपना घर ऑफिस सब बंद करके। इसका इम्पैक्ट मेरे लिए बहुत बुरा हुआ। जिंदगी में कभी भी किसी मुसीबत से भागना नहीं चाहिए और ना अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में तो मुसीबतें आती रहेंगी। यहाँ पर तो आप इस जिंदगी को जिया ही क्यों? जिंदगी में मुसीबतें भी आएंगी, अच्छी चीजें भी आएंगी, उन सब के जिम्मेदार आप खुद हो। आप मुसीबतें खुद लेके आ रहे हैं, क्यों आप इतना वो करें? एक छोटी सी जिंदगी दी है, खूबसूरत सी जिंदगी दी है, उसको एंजॉय से जियो ना। जहां मन करे घूमो, इतनी स्वच्छंदता हो, इतनी स्वतंत्रता हो कि आप जहां मर्जी जा सके, जो मर्जी से। लेकिन आप उन सब चीजों आप सिर्फ देख के जीते हो, लोगों को इधर उधर लोगों को देख रहे हो, इसलिए आप अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे। अगर आप लोगों को देखना बंद कर दोगे तो आप अपनी जिंदगी जियो। लोग एक ही शहर में पैदा होके एक ही शहर में मर जाते हैं, उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी। इस दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब विदेशों में, देश के हर कोने, मतलब इतने सारे हिल स्टेशन हैं। अब ये जितने कामयाब लोग हैं वो महीने भर की छुट्टियां लेके किसी शांत जगह पे जाते हैं और अपनी गहन अध्ययन करते हैं कि हमसे अभी क्या गलतियां हो रही हैं और क्या हमें अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव करें, क्या करें। वो क्यों इतना मनन करते हैं, क्यों इतना वो करते हैं? क्योंकि वो कामयाबी इसीलिए है, उन्हें सच्चाई का पता चल चुका, उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया हुआ, अपने दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है। वो इधर उधर नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है और किसने कितना कमा लिया है, वो अपने ऊपर कॉन्शियस है। तो मैं बहुत परेशानियों में घिर चुका था, कर्जे के दलदल हो चुका था। देखो, मैं इतनी परेशानी में जा रहा कि मुझे अपना शहर भी छोड़ना पड़ा। उस दौरान जैसे मैंने अपने भाइयों की नोट लगाई, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। जो मैंने आपको शायद दूसरे तीसरे या चौथे वीडियो में बताया होगा कि मेरी एक पार्टनरशिप थी जो 2005 में अलग हुई थी। जो मेरा पार्टनर था और हम दोनों का एक कॉमन दोस्त था, वो मतलब कि उसको भी मैंने उस समय शायद, मतलब कि सब लोगों ने, मतलब उसकी मैंने इतनी मदद की उसने, मतलब कि जब हमारी पार्टनरशिप अलग हो गई थी 2005 में, तो उसका ना घर कहीं गिरवी रखा हुआ होगा, तो मैंने उसको 1 लाख रुपए की मदद की थी। तो उसमें 50,000 रुपए उसके भाई ने मुझे वापस कर दिए थे। उसने वो 50,000 रुपए वापस नहीं किए थे, वो मैंने एक समय आके, अभी आने वाला समय आगे आके मैंने उसको माफ कर दिए थे। अरे भाई, तुम्हें माफ क्यों करवाने पड़े? तुमने मतलब तुमने किसी इंटरेस्ट वाले से पैसा लिया, वो तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेता तो ठीक था। मैंने 1 लाख रुपए बिना किसी शर्त के, ना तुमसे कोई इंटरेस्ट लिया, ना मैंने तुम्हारे से कोई भी पेपर मांगा, ना कुछ। अब वो मेरे को अपने पेपर भी दे रहा था, मैंने कहा नहीं यार पेपर चाहिए, तुम दे जाओ, क्योंकि मैं तो इमोशनल फूल था ना। उसको लगा यार कुछ है तो है नहीं इसका, चलो भाई नहीं देते हैं। और उसको मतलब कई बार जिंदगी में मेरे पास ऐसा समय आया, मैं आगे बताऊंगा, कि मेरे को लोगों ने कितना उल्टा बोला है। तो मैं परेशानियों से घिरा हुआ था, मैं बहुत दिक्कतों में था। अब जैसे मैं चला गया था तो मैं वापस आया, उसके बाद मैंने जब आदमी भाग जाता है ना, तो वो अपने लोगों का विश्वास खो देता है। मैं अपने टर्म एंड कंडीशन पे उस समय काम करता था कि मुझे इतना एडवांस चाहिए तो मैं आपका काम कर पाऊंगा, ये करूंगा वो करूँ। मैं जब दोबारा ऑफिस में बैठा तो कोई मुझे एडवांस नहीं देता था, सबके मुंह पे एक ही शब्द होता था, तू तो भाग गया, तो तू तुम्हारे पैसे लेगा भाई, काम करके दे दे और पैसे ले ले। अब पैसा तो पहले ही नहीं है, अब मैं उनका काम कहाँ से करूँ? मतलब अप्रैल 2016 की बात है, मतलब मैं 15 दिन में फिर टूट गया। मुझे ऐसे लगा ये मैंने क्या किया, इससे अच्छा तो मैं वापस ही नहीं आता। मुझे लोगों के ताने, जलालत, मतलब मैं, और मेरे ऑफिस के नीचे एक सिगरेट वाला था, वहाँ पे एक बंदा मेरा खड़ा था, वो आया, भाई तुम भाग गए थे क्या? मैंने क्यों, क्या कह रहा? वो सिगरेट वाला नीचे कर रहा था कि भाई तो संभाल संभूल के काम कराना, ये तो एक बार भाग चुके हैं। मतलब मैं इतना बदनाम हो चुका था भाई, अब क्या करा जाए, काम तो करना ही है आगे। दोस्तों, मैं अपने घर नहीं आया था, जब मैं दोबारा लौट के आया तो मैंने अपने ऑफिस के सामने ही एक कमरा ले लिया, वहीं किराए पे रहने लगे, मतलब मेरे बीवी बच्चों के साथ, मतलब ऑलरेडी रहने लगे हम लोग सब किराए पे। वहीं पे मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करा दिया, अपने छोटे वाले बेटे का एडमिशन कर दिया। बड़ा वाला बेटा पढ़ नहीं रहा था, मतलब 12वीं तक उसने पढ़ाई की, उसके बाद वो पढ़ने नहीं, वो जिम विम के चक्कर में पड़ गया था और वो जिम जाने लग गया। हालात बहुत बुरे चल रहे थे। 2016 अप्रैल मई आते आते हमारे हालात और ज्यादा बुरे हुए। जो भी थोड़ा बहुत काम आता था होता। अब दोस्तों, मैं आ तो गया, अब कमाई का साधन तो कुछ नहीं है। चलो, जिन लोगों का पैसा देना था वो भी रुक गए, लेकिन बैंक वाले तो नहीं रुकेंगे। अब मेरे साथ वो हालात हो गए कि मेरे यहाँ मेरा जिससे लोन था, प्रॉपर्टी का लोन था, मेरे घर का लोन था, उनकी किस्तों वाले मेरे ऑफिस में सुबह से शाम तक बैठा करते थे। रिकवरी वाले रात के 12-12 बजे तक बैठे थे। मेरा बैठना मुश्किल कर दिया था। मेरे हालात बहुत से बदतर होते थे। मैं कभी किसी से पैसे मांग के उनको दे दिया करता था, कभी कहीं से कोई एडवांस आता था या कोई काम करवाता था उसके पैसे दे दिया करता था, लोगों के काम टाइम पे नहीं कर देता था। भाई जून जुलाई आते आते तक
मेरे हालात बहुत बुरे हो, मतलब बैंक वाले मतलब 3-3 4-4 EMI रुक गई। जब मैं लौट के आया तो उनकी EMI सब पूरी कर दी थी। अब मई की EMI जैसे नहीं गई, जून की EMI गई, जुलाई में 3-3 EMI रुक गई। तो अब वो सब लोग मेरे को प्रेशराइज करते थे, मेरी लड़ाइयाँ होने लगी, यहाँ तक कि मेरी रिकवरी एजेंटों से हाथापाई तक हुई। मतलब हालात बद से बदतर हो चुके थे, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, क्या करे क्या नहीं करे। इसी दरमियान अगस्त के महीने में, अगस्त तक आते आते मैं हालात इतने बुरे हो गए थे कि एक बार तो मैं दोस्तों रेलवे स्टेशन तक चला गया, रेल की पटरी तक, कि मैं मर जाता हूँ। लेकिन हिम्मत ने, अंदर से मन ने एक जवाब दिया कि क्या तू इतना कमजोर है क्या, एक बार भाग चुका है और फिर एक गलत कदम उठाने आया। देखो दोस्तों, मैं उस दिन वापस आया अपनी फैमिली के लिए, मैं उस दिन भागा अपनी फैमिली के लिए। मेरे को मेरा डर नहीं था, मुझे मेरे बीवी और बच्चों का डर था। जब मैं मरने गया तब भी मुझे मेरे बीवी बच्चों का ही डर था। अब जिस ऑफिस में बैठता था वो मेरा ओन था, लेकिन वो प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज थी, तो वो किस्तों वाले मुझे बहुत तंग करते। तो मैंने उस ऑफिस को ताला लगाने की सोची कि भाई से बंदी कर दूँ ज़्यादा अच्छा। फिर मैंने सोचा मैं किराया नहीं दे पाऊंगा, तो प्रोग्राम वो मैंने डिसबैलेंस किया। मैंने छोड़ो यार, एक बार और देखते हैं। अगस्त आते आते मुझे दोस्तों चिकनगुनिया हो गया और मेरी तबीयत खराब हो गई। हालात बदतर थे, बद से बदतर थे, बहुत बुरे हालातों में जी रहा था। मतलब खाने पीने की भी प्रॉब्लम थी, कैसे कैसे पैसों का अरेंजमेंट करता था, और उसमें मेरी तबीयत का खराब हो जाना। मैं सरी करीबन मतलब कि अगस्त के आसपास मेरी तबीयत खराब हुई। 3-4 सितंबर को मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई, तो मैं ऑफिस बैठना चालू किया। मेरे पास कुछ फोटो स्टूडियो की बुकिंग्स आनी चालू हुई। उन्होंने मुझे कुछ एडवांस वगैरह दिया, वो मेरे घर में राशन वाशन बढ़वा दिया। किराए वालों के भी 1-2 महीने का किराया रुका था, तो मैं उनको धीरे, मतलब हालात ये थे कि जहाँ मेरे पास, लेकिन पैसे मेरी बैग में कभी कभार 5-5, 7-7 लाख रुपए मेरे अकाउंटों में 1-1, 1.5 करोड़ रुपए भरे होते थे। अच्छा, जब मैं लौट के आया तो मेरे भाइयों ने भी वो यूनिट, मैं जैसे लेटर हेड पे साइन करके दे दिया करता था। जैसे कि जो सर्विस करने वाले, मशीन ठीक करने वाले आया करते थे, तो मेरे साइन चाहिए होते थे, क्योंकि वो मशीन मेरे नाम थी जो दूसरी ली हुई थी। तो मैं अब कई बार होता नहीं, तो कहते थे आप लेटर हेड साइन करके दे दो ना। और ये गया था जब मशीन वाले को रिपोर्ट देनी पड़ती है, आप कई बार होते नहीं, वो घंटों घंटों बैठ के जाता है। अब मैंने तो सोचा ये मेरे भाई है, मैंने वो लेटर हेड साइन करके दे दिया। तो जब मैं लौट के आया तो मेरे भाइयों ने उस लेटर हेड पे बकायदा, आज भी वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखा हुआ है, कभी कभी प्रूफ करना पड़ा तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो लेटर हेड पे उन्होंने लिख दिया कि फैमिली सेटलमेंट के तहत ये भाई और भाभी ने ये यूनिट हमें दे दिया। मतलब वो सारा यूनिट उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। मतलब एक छोटा कागज बना के वो सारा कुछ उन्होंने कब्जा कर लिया था। जब मैं गया तो मुझसे कहते ये लोन भाई का लोन है, मतलब जो मेरे छोटे भाई का मैंने कंपनी में लोन कराया था। मैंने भाई मेरा भी तो लोन है, चलो लोन से लोन काट दे, बाकी के पैसे मेरे दे दे। तो उन्होंने घाटे में कंपनी दिखा दी कि 15 लाख रुपए तो ऑलरेडी हम घाटे में चल रहे हैं। मतलब आप ये लगाइए, मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने मुझे 7,70,000 रुपए 4 साल में दिए थे, 15,000 की एवरेज। दोनों भाइयों का घर का किराया 10-10 हजार था, फिर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनके बड़े, मतलब उनके घर के खर्चे कम से कम मिनिमम ना करे तो दिल्ली के हालात में 50-50 हजार रुपए। तुम पार्टनर हो 9-9% के। आज चलो हमने सेकंड ग्रुप को निकाला तो तुम्हारे को 25% का पार्टनर है, तुमने एक भी पैसा नहीं लगाया, और मैं 50% का पार्टनर हूं, मुझे मिल रहे 15,000, तुम 1 लाख रुपए ले जा रहे हो, तो 1 लाख बाकी का पैसा कहां से आ रहा है भाई? इतना तो तुम्हारे खर्चे आता, तो तुम्हारे पर कर्जा होना चाहिए। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, और इस दुनिया में जो ऊपर चढ़ रहा होता है ना, उसका झूठ को भी सच समझा जाता है, और जो आदमी गिर जाता है उसके सच को भी झूठ समझा जाता है। ये दुनिया की रीति है। तो उन्होंने भी वो लिख दिया। तो जो मेरा लैंडलॉर्ड था, उसने कहा इनके ऊपर केस कर दो, तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में उनके ऊपर केस कर दिया, अपने भाइयों के ऊपर। उसके कहने में मेरा मन नहीं था, लेकिन भाई मैं प्रेशराइज था, क्योंकि उनके पैसे मैंने देने थे। उन्होंने सोचा चल कुछ तो यहाँ से भी रिकवरी हो जाएगी, और ये है वो, उसने ऐसा सोचा मेरे लैंडलॉर्ड ने। जो एक बिल्डिंग किराए पे थी हमारे पास, और एक बिल्डिंग मैंने अपनी ओन खरीद रखी थी, क्योंकि ऑफिस काफ़ी बड़ा था। लेकिन वो मशीनें चालू नहीं पड़ी, क्योंकि हमने उसका फाजमा नहीं भरा था कंपनी की मशीन का। तो उसने, मेरे मकान मालिक ने आश्वासन दिया हुआ था कि मैं तेरे को ये पैसों का अरेंजमेंट करता हूँ। मुझे 8-10 लाख रुपए फाजमा वालों को देने थे, तो मैं तेरे को नहीं, 18 लाख रुपए मैंने फाजमा वालों को देने थे। तो मैंने कंपनी में बात करके रुके, उन्होंने कहा 8 लाख दे दो, बाकी के चेक दे दो, और धीरे धीरे आप कराते रहना, हम आपकी मशीन चालू कर देंगे। मेरे भाइयों ने भी वो यूनिट हड़प लिया। मतलब देखो, मैंने उनके लिए इमोशनल फूल बना, मतलब मैं पूरी दुनिया से लड़के उनके लिए खड़ा रहा, और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने मेरे साथ कैसे लोग किया। मैंने आपको शायद एक वीडियो में ये भी बताया होगा कि मेरे भाई मेरे सामने बैठते नहीं थे, तो मैं उनके ऑफिस गया था तो वो मेरे सामने बाकायदा बॉस चेयर पे बैठे हुए थे, और मैं सामने खड़ा हुआ था। जिंदगी कैसे पलटती है, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा। सोचो दोस्तों, उस समय मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी।
और मतलब जो मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे वो मुझे जवाब दे रहे तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरे को ये हो गया, तुम तो भाग गए, तुम्हारे पीछे लोग मेरे को कितना परेशान होते, मतलब मुझे यही उल्टा ब्लेम करने लगे। सारे रिश्तेदारी में मुझे उन्होंने बुरा साबित कर दिया दोस्तों। लेकिन मेरी नीयत साफ थी, मैं गलत कभी किसी के लिए नहीं सोचा, ना मैंने कभी किसी के साथ गलत किया, मैं चाहकर भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। लेकिन बस सिर्फ एक गलती मेरी इमोशनल होना इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको बहुत जल्द इमोशनल पे एक पूरा वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग शायद इससे बचने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आते आते 2016 का मतलब अगस्त में मेरी चिकनगुनिया हो गया, तो मेरे हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। 16 सितंबर में 3-4-5 सितंबर की बात होगी कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, तो मैं ऑफिस जाना आना चालू हुआ। तो मेरे को जो भी फोटो स्टूडियो वाले बुकिंग वाले देते, मेरे पास और अर्निंग का कोई साधन नहीं था, मशीन मेरी चालू नहीं हुई थी प्रिंटिंग की, तो फोटो स्टूडियो ही मेरे अर्निंग का साधन हुआ करता था। कुछ पार्टियां मेरे पास आ जाती थी जो 10-5 हज़ार रुपये एडवांस दे देती थी, और प्लस मेरे पास कुछ छोटी छोटी मशीनें पड़ी हुई थी जिनको मैं बेच बाच के अपना गुजारा करता था। मेरे पास 15-20 कंप्यूटर्स भी थे, जो क्योंकि मेरे पास 60-70 लोगों का स्टाफ हुआ करता था, तो मैं उन कंप्यूटर को भी 10-15 हज़ार रुपये में बेच के अपना खर्चा चला रहा था। अब मेरी तबीयत खराब हुई तो वो भी उसमें भी मैंने कुछ सामान बेच के अपनी तबीयत वगैरह, तो 4-5 सितंबर को मैं आया, फिर मैंने कुछ किया, तो मैं लंगड़ा के चलता था दोस्तों। मेरे इतने बुरे हालात थे कि मैं एक पैर से लंगड़ा के चलता था, हालात बदतर थे। अब वो जो मेरा दोस्त, जो मेरा पार्टनर 2005 में मेरे से अलग हुआ था, उसको ये बातें पता चली कि उसने दुनिया में मजे लिए होंगे। अब वो और जो हम दोनों का कॉमन दोस्त था वो तो उसके साथ बैठने लग गया था, क्योंकि उनकी शायद बोलचाल थी नहीं, लेकिन मेरे भागने पे उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो ये बात है 29 सितंबर 2016 की, कि वो मेरे ऑफिस दोनों जने आते हैं, और वो जो मेरा पार्टनर हुआ करता था, जिसका मैंने बताया था, जिसके साथ मैं डेली शराब पिया करता था, 1998-99 की बात कर रहा हूँ, जो मेरा पार्टनर बना था 2003 में, 2005 में जो अलग हो गया था, जिसको मैंने कहा था इस यामा वाला दोस्त, जो मैंने कहा था इसकी मेरी जिंदगी में बहुत वो है एंट्री, तो मैंने आपको बताया था वही यामा वाला दोस्त के साथ वो जो मिडल मैन था, जो हमारा कॉमन दोस्त हुआ था। मेरा दोस्त नहीं हो सकता, ऐसे लोग मेरे दोस्त नहीं हो सकते, ऐसे लोग मतलब ही होते हैं, वो किसी के दोस्त नहीं होते, वो किसी के भी दोस्त नहीं हो सकते। उसको लेके वो आया, और वो आया ऊपर, वो ना आपसे वो मिलना चाहता है। मैंने भाई मेरे से क्यों मिलना चाहता, भाई मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, ना मेरा उससे कोई, नहीं वो बहुत इमोशनल है और वो रो रहा है कि यार सुनील के साथ इतना बुरा हो गया, हमें उससे मिलना चाहिए। दोस्तों वो मेरे से सिंपत्ति देने नहीं, वो मेरी हंसी उड़ाने आया था, वो मेरी खिल्ली उड़ाने आया था कि देख और उड़ ले, क्योंकि वो मेरे से बहुत पीछे हो गया था। तो उसके मन में एक कुड़न थी, एक जलन थी, जो उसे लगता था कि अब ये नीचे गिर गया है, मैं उस कुड़न और जलन को निकालूं। उसके मन में मेरे लिए बहुत नफरत थी। 29 सितंबर 2016 की बात थी। वो मेरे ऑफिस करीबन 12-1 बजे के करीब आया। मैं लंगड़ा के अपने ऑफिस आया, क्योंकि सामने ही मेरे घर हुआ करता। तो मेरे ऑफिस में वो कॉमन दोस्त और कह रहा है ये तुमसे, मैंने भाई क्या काम है मेरे से, भाई तेरा मतलब मैं तो रूडली बोलने वाला इंसान, मैंने उससे कहा तुझे मुझसे क्या काम, तेरा मेरा कोई लेना, भाई तू मेरे से क्यों मिलना है, अरे नहीं कैसे हो गया ये सब, मैंने तुझे बता के क्या मिल जाएगा और तुझे इससे मतलब क्या, ये है वो। तो मैंने कहा भाई जाओ करा चला कहीं चलते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा, मतलब आंखों में आंसू भर लाया, मतलब ऐसे दिखा रहा है जैसे उसको मेरे दुख है। उससे मुझे दोस्तों उसको मेरे से कोई दुख नहीं था, वो सिर्फ मेरी खिल्ली उड़ाने आया था, मेरा मजाक उड़ाने आया था। इतने में मेरे पास एक पार्टी आ जाती है, करीबन 1-1:30 बजे की बात है, और वो मुझसे अपने फोटो अपनी वेडिंग के लिए एडमिशन है, तो वो मेरे रिसेप्शन पे बैठ गया जाके। मैंने अब चला जाएगा 1.5 घंटा 2 घंटे, वो पार्टी करीबन 4 बजे तक मेरे से डिस्कशन करती रही, अपनी हर चीज देखती रही कि एल्बम दिखाई, वीडियो दिखाई, सब समझती रही। तो उस दिन मेरी जेब में केवल मात्र 100 रुपीज पड़े हुए थे। वो पार्टी ने, मैंने उसे 1.5 लाख रुपए का पैकेज दिया, मैंने उससे 50,000 रुपये एडवांस मांगा, तो उसने कहा भाई 50 नहीं, मेरे पास 15,000 रुपये पड़े हुए, ये आप रख लीजिए, और बाकी हम 1-2 दिन में आपको भिजवा देंगे, आप हमारी बुकिंग कर लीजिए और ये आपको फंक्शन शूट करना हमारी से सेटिंग। वो मुझे 15,000 रुपये दे गया। तो मैं बाहर निकला, तो वो मेरा कॉमन फ्रेंड तो बैठा था, मैंने भाई तू अभी तक क्या नहीं करा, भाई वो राकेश भी तेरा वेट कर रहा है, वही यामा वाला दोस्त, और वो तेरे से मिलना चाहता। मैंने भाई क्यों मिलना चाहता, वैसे आप बिलीव करोगे, मतलब उसको मेरे लिए, उसने मेरा वहाँ 2-2.5 घंटे वेट किया। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं मिलना, ये यार वो है, फिर वो आया भाई, वो रो रहा है यार, एक बार उससे मिल ले, एक बार ये मिल ले, एक बार मिल ले, मतलब वो जो कॉमन मैन था वो बार बार मुझे कह रहा। 5-5:30 मतलब 4 घंटे उसने मेरा वेट किया। मैं नीचे गया, उसकी गाड़ी में बैठा जाके, और बोला यार ऐसे क्या, मैंने आइए देखिए सब फालतू की बातें नहीं है, मैंने
वो उसने ना शराब निकाली, 2 पैक बनाए, काबिले पी। मैंने भाई मैं नहीं पीता, मेरी तबीयत खराब। कह रहा भाई खाएगा पिएगा नहीं तो चलेगा कैसे? मैंने भाई मेरे को नहीं करना ये वो अपनी गाड़ी निकाल के मेरे को उसमें बिठा के आगे चला। बोला यार तू अच्छा चल, तू खाली पीता नहीं, चल तेरे को मैं मुर्गा खिलाता हूँ। भाई तू मुझे क्यों खिलाएगा? नहीं नहीं मैं तेरे को मुर्गा खिलाता हूँ, ये यार वो यार सुनील भाई भूल जाओ, जो हुआ है जिंदगी में उसको भूल जाओ। वो मनगढ़ंत की बात है, मतलब वो मेरे को सिंपैथी वोट देने की कोशिश करता रहा। और वो एक जगह एक रेस्टोरेंट के सामने उसने अपनी गाड़ी लगा दी, वहाँ उसने मेरे को कहा चल पी पी पी। मैंने वो पैक दोस्तों ले लिया। करीबन घंटे 1.5 घंटे वो मेरे साथ घूमता रहा। मैंने क्या कहा, आपकी नीयत सच्ची हो, आप गलत ना सोचते हो, आप अपनी मंजिल को बीड़ा उठाओ, आप घबराओ मत, ये यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रास्ता देगी। भाई वो घुमाते फिराते वो एक जगह ले गया जहां हम कभी कभार होली दिवाली पे गैम्बलिंग किया करते थे, जुआ खेला करते थे, ताश वहाँ 5-6 लोगों की मंडली, उनमें से मुझे 2-3 लोग जानते थे। ये जाके वहाँ बैठ गया और जुआ खेलने लगा जाके। राजा खेल ले। मैंने भाई मैं नहीं करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो मेरे सामने बार बार 25,000 रुपए के गड्डी फेंकता, ले पैसे ले पैसे ले पैसे। तो उसकी नीयत ये थी कि मैं जुआ खेलूं और हार जाऊं और उसके कर्जे के नीचे डूबूं, क्योंकि उसका तो मैंने कुछ देना लेना नहीं था, तो मैं इसको बेइज्जत करूं। पूरी दुनिया मुझे बेइज्जत कर रही थी, तो उसने भी मुझे बेइज्जत करने का एक तरीका ढूंढ लिया। उसने मुझे कई बार अपसाया, शराब मैंने पी रखी थी, मेरा मन, मैं गुस्से वाला इंसान था, मैं बैठ गया और मैंने वो 15,000 जो मैंने जीते थे, मतलब सॉरी जो मेरे को पार्टी दे गई थी, वो मैंने एक ही दाव में रखे और मैं वो पैसे हार गया। जब मैं वो हार गया और उठने लगा तो उसी यहाँ वाले दोस्त ने, मतलब जो मेरा पार्टनर होता था, उसने 25,000 फिर मेरे सामने लेके, मैंने वो 25,000 रुपए ले लिए और मैंने वो 25,000 रुपए भी दाव पे रख दिए, वो भी मैं पैसे हार गया। मैं फिर उठने लगा तो एक बगल में इंसान बैठा था जिसको मैं शायद पहली बार मिला था, उसने मेरा नाम वाम सुना होगा लेकिन वो मुझे जानता नहीं था, ना मैं उसको जानता था। तो जैसे मैं उठने लगा उसने मेरा हाथ पकड़ा, रहा और खेलेगा? मैंने हाँ खेलूंगा भाई, जो भी पैसे होंगे मैं तेरे को कल दे दूंगा। तो उसको मेरे पास कल पैसे देने के लिए नहीं थे, लेकिन मैंने उसको कह दिया जुआ एक ऐसी चीज होती है, एक बुरी लत होती है, कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना, कभी भी इसमें फायदा नहीं होगा, कुछ समय के लिए फायदा होगा तो नुकसान ही होगा। लेकिन वो किस्मत मुझे लगी थी, मैं खेलने नहीं गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझसे कहा कि ले मेरे से, उसने मुझे 25,000 रुपए दिए। दोस्तों इसके बाद स्टोरी बहुत मजेदार है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।